ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये है, व्हाट इज एकोकार्डियोग्राफी। ये मेन जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है, एकोकार्डियोग्राफी का मतलब क्या है। ठीक है, तो एको का मतलब आपको पता है साउंड से निकला है ये एको। ठीक है, और कार्डियो का मतलब है हार्ट, और ग्राफी का मतलब है स्टडी या उसको देखना या कुछ भी। तो एकोकार्डियोग्राफी का मतलब ये है कि हम अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज करते हुए हम हार्ट को देखते हैं या हार्ट को स्टडी करते हैं। ठीक है, उसका फंक्शनल एनालिसिस करते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उसकी एनाटॉमी देखते हैं। तो इसलिए एकोकार्डियोग्राफी जो है ये टेस्ट किस लिए यूज होता है, टू एग्जामिन द हार्ट। अब उसमें मेन चीज पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि अल्ट्रासाउंड जो है वो किस तरह से यूज होती है, ये अल्ट्रासाउंड हमारा जो है वो किस तरह से हेल्पफुल होता है इन सब में। ठीक है जी, तो अल्ट्रासाउंड सबसे पहले जो साउंड है वो क्या है, वो कोई भी किसी भी मीडियम में जब पास करती है आवाज तो वहां पे एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करती है। ठीक है, डिस्टरबेंस का मतलब है एक स्पेसिफिक कह लें कि नॉइज से। ठीक है, तो वो होती है आपकी मैकेनिकल डिस्टरबेंस। आपने गौर किया होगा कि अगर एयर है और एयर में डस्ट पार्टिकल है, वहां पे अगर आपकी या तो जो है ब्रीथ है या अगर आप बोलते भी हैं तो उस दौरान भी उस एयर में आपको स्पेसिफिकली नजर आएगा कि वो जो डस्ट पार्टिकल है उनकी मूवमेंट होती है। तो वो एक डिस्टरबेंस की वजह से वो जो है वो कह लें कि थोड़ा सा मूव करते हैं। ठीक है, तो जो साउंड है वो एक मैकेनिकल डिस्टरबेंस है जो किस वजह से प्रोड्यूस होती है, एनर्जी के ट्रेवल की वजह से। आपको पता है कि साउंड is also a form of साउंड, जो है ये एक एनर्जी की किस्म है। ठीक है, अब ये किसी भी मीडियम में, चाहे वो सॉलिड है, गैस है, कुछ भी है, उसमें से लिक्विड में से इसने पास करना है तो वो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे और स्पेसिफिक वेवलेंथ पे इसने पास करना है। ठीक है, तो किसी भी जब इसने मीडियम से पास करना है तो इसकी स्पेसिफिक क्या होती है, वेवलेंथ, और एक होती है फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, इनमें अब डिफरेंस हम पढ़ते हैं। जो वेवलेंथ होती है बच्चों, वो डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस जो साउंड में, लेट्स सपोज के ये मीडियम है हमारा और ये sound के पड़ा हुआ है कोई भी स्पॉट है या कुछ भी है, तो वो साउंड जितना डिस्टेंस यहाँ से लेके अगर यहाँ तक ट्रेवल कर रही है तो उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, और एक साइकिल में, यानी कि लेट्स सपोज ये एक साइकिल बनता है इसका। ठीक है जी, तो इस एक साइकिल में साउंड जो डिस्टेंस जितना ट्रेवल करेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ये पूरा एक साइकिल बनता है। तो इसमें जितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है उसको कहते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ कहते हैं ट्रेवल्ड बाय साउंड इन एनी मीडियम। किसी भी मीडियम में जब आपकी जो साउंड है वो ट्रेवल करती है उसको क्या कहते हैं हम, वेवलेंथ। और एक साइकिल में, इन वन साइकिल, और साइकिल मैंने आपको बताया कि यहाँ से लेके ये पूरा ये एरिया एक साइकिल है। ठीक है, और इसकी जो रेपिटिशन होती है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये दोनों वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है, ये दोनों की दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। नंबर ऑफ टाइम्स जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि ये 1, 2 और 3 इस तरह, नंबर ऑफ टाइम जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है साउंड, उसको क्या कह देते हैं हम, फ्रीक्वेंसी। यहां तक बात समझ में आ रही है? जितने जो है वो कह ले साइकिल, वो राइज एंड फॉल में, पहले राइज फिर फॉल, राइज और फॉल, इसको क्या कहते हैं आप, वेवलेंथ और सॉरी फ्रीक्वेंसी। अब इसमें जो इन दोनों के दरमियान ये डिस्टेंस आता है ये वाला, इसको आप क्या बोलते हैं, ये पार्ट इसका वेवलेंथ का है। ये डिस्टेंस इतने जो इसमें कह लें कि डिफरेंस आता है उसको आप कह देते हैं वेवलेंथ। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लेट्स सपोज अगर उसने नंबर ऑफ टाइम जो ट्रेवल किया है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, काफी सारी पीक्स आपकी आ रही हैं इस तरह से, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे आपके, इस वाले की क्या ज्यादा है,
फ्रीक्वेंसी, स्मॉल एफ से इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है। और जो आई थिंक ये लैम्डा से इसको जाहिर करते हैं, वेवलेंथ कम है। फिर अगर आपके पास एक साइड पे कुछ इस तरह से है, इसका ये डिस्टेंस बढ़ गया, तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी और आपकी क्या कहते हैं वेवलेंथ जो है वो लॉन्ग हो जाएगी, ये चीज, ठीक है, ये ज्यादा हो जाएगी। तो ये डिफरेंस आता है आपके वेवलेंथ में और फ्रीक्वेंसी में। यहां तक बात समझ में आई है आपको? ये फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ है इसमें क्या फर्क होता है। फिर क्या होता है कि जब साउंड मूव कर रही होती है तो उसमें दो फेजेस आते हैं। नंबर वन, एक आती है रेयरफेक्शन, नंबर टू आपके पास आ जाती है कंप्रेशन फेज। अब रेयरफेक्शन और कंप्रेशन में क्या डिफरेंस है? जो इसको अगर आप ले लें तो इसमें ये जो एक नीचे वाला हिस्सा है और एक ये पीक है, इनके ऊपर एक साइकिल जो है वो कंसिस्ट करता है, ठीक है। जो साउंड एनर्जी जब ट्रांसमिट हो रही है मीडियम में या एक साइकिल या वेव में, जो एक तो उसका जो एक पीक वाला पार्ट होता है उसको आप क्या कहते हैं? ट्रफ। अगर आपको याद हो, क्रस्ट और ट्रफ पढ़ा था। और यहाँ पे ये जो होते हैं ये क्रस्ट होते हैं, ठीक है। अब क्रस्ट और ट्रफ अगर ये पीक कोइंसाइड कर रही हो, जैसे ये है, ये पीक्स अगर कोइंसाइड कर रही हो आपस में, तो इनको क्या बोलते हैं? कंप्रेशन, क्योंकि साथ साथ ज्वाइन है, ठीक है। अगर ये ट्रफ जो है वो एडजेसेंट मॉलिक्यूल से अवे जा रहे होते हैं तो उसको कहते हैं रेयरफेक्शन फेज। अगर तो ये दोनों पीक्स जो हैं एक दोनों के दोनों एक तरफ मूव कर रहे हो, यानी कि ये पीक्स आपस में बहुत क्लोज क्लोज इनका डिस्टेंस हो, एक तरफ मूव कर रही हो, टुवर्ड्स मूव कर रही हो, तो उसको कहते हैं कंप्रेशन, टुवर्ड्स मूवमेंट। और ये अवे मूवमेंट, उसको कहते हैं रेयरफेक्शन, ठीक है। ये सिर्फ अभी हम लोग अल्ट्रासाउंड की कह लें एक तरह से फिजिक्स पढ़ रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड हमारी मीडियम में ट्रेवल किस तरह से करती है और उसकी कौन कौन सी चीजें जो है वो हमारे लिए जानना जरूरी है। तो हमने यहाँ पे बात की कि अल्ट्रासाउंड साउंड होता क्या है? वो एक एनर्जी है जो ट्रेवल करती है डिफरेंट मीडियम में, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी भी डिफरेंट होती है हर मीडियम में, इसकी फ्रिक्वेंसी, इसकी वेवलेंथ डिफरेंट होगी। वेवलेंथ क्या होती है? डिस्टेंस जो ट्रेवल करती है साउंड एक साइकिल में। और फ्रिक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ टाइम जो ट्रेवल करती है वो इन वन साइकिल, ठीक है जी। तो फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का आपस में क्या रिलेशन होता है कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ आपकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसका जो यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का वो क्या होता है? कौन बताएगा? हर्ट्स। हर्ट्स, ठीक है। तो हमारी एक रेंज हमारी एक रेंज है जिस तक हम सुन सकते हैं, ठीक है। साउंड की जो डेसिबल एक है हमारा, वहां तक हम लोग एक सुन सकते हैं, उसके बियॉन्ड हमारा जो कह लें ईयर का सिस्टम है वो उसको नहीं सुन सकता, ठीक है। पहले तो ये कि जो 1 हर्ट्स, हम इसको जो यूनिट है इसका वो क्या होता है? साइकिल पर सेकंड भी उसको कहते हैं, या आप उसको हर्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो हर्ट्स कह लें या साइकिल पर सेकंड कह लें, ये दो यूनिट। अगर आप 1 हर्ट्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि 1 साइकिल पर सेकंड। फिर अगर आप 1 किलो हर्ट्स की बात कर रहे हैं, जब किसी चीज के साथ किलो लगता है तो उसका मतलब है कि 10 की रेज पावर 3, यानी कि उसमें आप 1000 लगाते हैं, 7 किलो जो है वो 1000 के इक्वल होता है, तो 1000 हर्ट्स हो जाएगा, ठीक है। अगर मेगा हर्ट्स है तो वो 10 की रेज पावर 6 हो जाएगा, ये याद रखना। ये कई बार इस तरह की चीजें जो है ना वो एमसीक्यूज में आ जाती होती हैं, ठीक है। तो 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड, 1 किलो हर्ट्ज इज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज और 1000 साइकिल्स पर सेकेंड, एंड 1 मेगा हर्ट्ज इज इक्वल टू 10 की रेज पावर 6, ठीक है जी। तो फ्रिक्वेंसी जो होती है, अगर हम लोगों को इसमें देखें कि हमें सुनाई कैसा दे रहा है किस तरह से, तो उसको पिच भी आप कहते हैं कि आवाज की एक स्पेसिफिक पिच होती है जो हमें सुनाई देती है, एक ऑडिबल या साउंड जो होती है वो हम लोगों को जो सुनाई देती है उसको पिच बोलते हैं, ठीक है। तो साउंड जो है वो एक फिक्स डिस्टेंस पे ट्रेवल करती है 1 सेकेंड में, ठीक है।
अगर उसने ये जो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल करना है, ये जो ट्रेवल करना है ना, ये 1 सेकेंड में या 1 साइकिल में उसका कम एक फिक्स्ड है, 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस इसने ट्रेवल करना है। लेकिन उसमें साइकिल्स ज्यादा हो सकते हैं, इनकी रिपीटिशन ज्यादा ऐसे ऐसे हो सकती है, फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो सकती है, और वेवलेंथ कम हो सकती है। ठीक है, डिस्टेंस उतना ही रहेगा, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी में और वेवलेंथ में डिफरेंस आ सकता है। ठीक है जी। तो अब अगर हमने पढ़ लिया वेवलेंथ भी पढ़ ली, हमने उसकी फ्रिक्वेंसी के बारे में भी पढ़ लिया। तो अगर हम लोग ये देखना चाहें कि जो वेलोसिटी है इसकी, यानी कि स्पीड जो है वो क्या होती है, तो वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो होता है फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। ठीक है, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन कभी कभार बीच में से, जैसे वेलोसिटी, अगर आप सॉफ्ट टिश्यू की बात करें तो जो साउंड है उसके सॉफ्ट टिश्यू में वेलोसिटी 1540 होती है। ये एमसीक्यूज आता होता है, 1540 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज कई बार वो पूछ लिया करते हैं। अब आगे जो है क्या कहते हैं कि हम लोग को जो सुनाई देता है लेवल में हम बात कर रहे थे कि कम या ज्यादा, अगर तो सोर्स साउंड का आपकी तरफ मूव कर रहा है तो आपको ज्यादा लाउड आवाज सुनाई देगी, लेकिन अगर सोर्स आपसे अवे जा रहा है तो आपको जो साउंड सुनाई देगी वो कम होगी। ठीक है, तो हम जो इसका यूनिट जो ये मेजरमेंट का है उसको हम डेसिबल कहते हैं। ठीक है जी, तो हमारी जो ऑडिबल रेंज है, जो ह्यूमंस की ऑडिबल रेंज है, वो कितनी होती है, वो होती है 20 हर्ट्ज टू, यानी कि लो जो आप सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज है, और ज्यादा से ज्यादा जो आप सुन सकते हैं वो 20 किलो हर्ट्ज है। ये भी एमसीक्यू आता होता है, और आई थिंक जहां तक मुझे याद पड़ता है कि शायद ये पीपीएससी में भी आया था। ठीक है, तो ह्यूमन की जो ऑडिबल रेंज है वो कितनी है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलोहर्ट्ज। इससे बियॉन्ड हम लोग सुन नहीं सकते, इससे बियॉन्ड जितनी भी ज्यादा आवाज होगी वो हम नहीं सुन सकते। हाँ, लेकिन ये जो है वो आई थिंक कोई क्या कहते हैं उसको, अल्ट्रासाउंड की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि इसकी जो ऑडिबल रेंज है वो मोर देन 20 किलोहर्ट्ज है। तो हम पेशेंट पे जब प्रोब रखते हैं तो वो अल्ट्रासाउंड साउंड वेव उस स्पीड से ट्रेवल करती है, हमें उसकी आवाज इसीलिए सुनाई नहीं देती कि उसकी जो रेंज है वो हमारे उससे ज्यादा होती है, हमारा ऑडिबल जो रेंज है उससे ज्यादा होती है। तो जो अल्ट्रासाउंड है उसकी मोर देन 20 किलोहर्ट्ज, ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज, ये इसकी रेंज। ठीक है, ये याद रखनी है आपने एमसीक्यूज के लिए। अब हम ये देखें कि हमारा साउंड जो है वो ट्रेवल किस तरह से करती है, यानी कि किस किस तरह उसकी मूवमेंट होती है और क्या होता है। आपने अल्ट्रासाउंड तो पढ़ा है, अल्ट्रासाउंड में आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, उसका जो प्रोब है उसका स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है आपने बच्चों। अल्ट्रासाउंड का जो प्रोब है उसका आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है। मैम अल्ट्रासाउंड की बुक में पढ़ा है। अल्ट्रासाउंड की बुक में, यस। तो सेम प्रोब थोड़ा सा डिफरेंस फ्रिक्वेंसी के लिहाज से होता है। कार्डियक जो प्रोब होते हैं उनका एक तो शेप का डिफरेंस होता है, ठीक है, वो स्मॉल फुटप्रिंट वाला होता है, और उसकी फ्रिक्वेंसी कम या ज्यादा हो सकती है। अगर आपने हम उसका जो डिफरेंस है कि ज्यादा फ्रिक्वेंसी किस में यूज करते हैं और वेवलेंथ हाई फ्रिक्वेंसी किस में यूज करते हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जिनकी फ्रिक्वेंसी कम होती है उनकी पेनिट्रेशन अच्छी होती है। ठीक है, और उनकी रेजोल्यूशन जो है वो कहने के कम होती है, तो वो एडल्ट्स में हम यूज करते हैं। जो कम फ्रिक्वेंसी वाले होते हैं वो हम एडल्ट्स में यूज करते हैं, जो ज्यादा वाले होते हैं वो बच्चों में, क्योंकि बच्चों में कोई भी फैट इतनी ज्यादा नहीं होती, कोई भी कंपोनेंट जो मसल या इतने ज्यादा नहीं होते, वो इजीली आपका हार्ट का इमेज मिल जाता है हमें, इसलिए हम उनमें हाई फ्रिक्वेंसी यूज करते हैं। तो भी याद रखना, ये एमसीक्यूज भी आते हैं और ये उसमें वाइवा पूछ लेते हैं। अब हमने ये देखना है जो प्रोब है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, लेट्स सपोज जी ये आपका एक प्रोब है, इस प्रोब का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ फिर आगे इसको ये आगे इस तरह आपका इधर इमेज बनता है। तो जो प्रोब है इनमें दो काम हो रहे होते हैं इसमें, नंबर वन साउंड एनर्जी, नंबर टू
इलेक्ट्रिसिटी जो हो रहा होता है, मतलब कि ये चेंज होना होता है इलेक्ट्रिसिटी और साउंड। जो मेन काम इसमें हो रहा होता है प्रोब में वो ये होता है, ये इसमें कन्वर्ट होती है फिर इसमें कन्वर्ट हो गया मैंने, ठीक है। ये दो काम होने हैं। प्रोब है वो बना होता है स्पेशल क्रिस्टल का, जिसको आप कह देते हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। और उनको आप नाम देते हैं पीजो इलेक्ट्रिक। होता क्या है कि आपका ये आपका प्रोब है, ये अब इसका ये पार्ट में दिखा रही हूँ, यहाँ पे आपका समझ लें ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर आपका हार्ट पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज ये अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके प्रोब को आपने बॉडी पार्ट पे रखा, उसमें इलेक्ट्रिक ऑसिलेशंस हुई, इलेक्ट्रिकल, और ये इसका जो ये है इसकी वजह से आगे साउंड नीचे टिश्यू ट्रांसमिट हुई, ये साउंड वेव फिर यहाँ से टिश्यू में ट्रांसमिट होना शुरू हुई। जब ये साउंड ट्रांसमिट हुई तो यहाँ आगे जो कुछ स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं बॉडी के, उसमें बोन है, उसमें फैट है, उसमें मसल है, उसने अपने अपने अकॉर्डिंग हर एक ने जो है वो इसको किसी ने एब्जॉर्ब कर लेना है, किसी ने जो है वो इसको दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक कर देना, ठीक है। तो जो बाद में हमारे पास इसका पार्ट रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आता है, वो फिर दोबारा यहाँ पे ऑसिलेशन होती है, रिफ्लेक्टेड जो अल्ट्रासाउंड आ जाती है क्रिस्टल में, वो यहाँ पे फिर डिस्टॉर्शन पैदा करेगा, और वो डिस्टॉर्शन दोबारा हमारे पास एक रिटर्निंग सिग्नल बनेगी, यानी कि वो हम लोगों को एक सिग्नल के तौर पर मिलेगा जो हमारी इमेज की फॉर्म में होगा, ठीक है। बात कुछ समझ आई है कि हमारा इमेज किस तरह से बनता है। यस मैम। जो आपका क्रिस्टल है उसके अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी, वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने के साथ आपका जो अल्ट्रासाउंड है वो जनरेट हुई, वो ट्रांसमिट हुई, ट्रांसमिट होने के बाद कुछ बॉडी पार्ट्स ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ ने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, कहीं से वो जो है खुद ही कह रहे हैं कि वो एजेस पे टकरा के तो वो वापस मुड़ जाती है। तो वो जब वापस फिर हमारे पास जो जिन जिन एज पे वो टकरा के फिर वापस आती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है, वहां से वो फिर दोबारा उसी क्रिस्टल में डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करेगा और वो आपको रिटर्निंग सिग्नल देगा। कुछ प्रोब्स में क्या होता है कि ये दोनों पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल सेम होते हैं, जो ट्रांसमिट और रिसीवर सेम होते हैं, कुछ में ट्रांसमिट और रिसीवर डिफरेंट भी होते हैं, ठीक है जी। तो ये एक कह लें कि छोटा सा वो उसका तरीकाकार है जिस तरह से हमारी बॉडी में जो साउंड है वो किस तरह से इमेज प्रोड्यूस करती है। तो ये जो हमारा ट्रांसड्यूसर इसको बोलते हैं, प्रोब कहते हैं इसको, ट्रांसड्यूसर कहते हैं, ठीक है। तो प्रोब जो है नॉर्मली मतलब वर्ड ये यूज करते हैं प्रोब, और लेकिन जो हमें पता है कि फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम इसको क्या कहते हैं, जो आपका क्या कहते हैं उसको, ट्रांसड्यूसर। अच्छा जी, पीजो इलेक्ट्रिक जो है वो क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। अब जो है क्या कहते हैं कि स्पेशल सिरेमिक के बने होते हैं, बेरियम टाइट्रेट टाइटेनेट के, इसलिए इसको पीजो इलेक्ट्रिक बोलते हैं। इनकी जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है बेरियम टाइटेनेट, ठीक है। ये सिरेमिक कंपाउंड है, तो इसका नाम रखा हुआ है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, ठीक है। पीजो का मतलब है इसके ऊपर जब फॉल इसकी डिस्टॉर्शन होती है, इसमें इसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, पीजो इलेक्ट्रिक का ये इसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है जब इसमें से साउंड गुजरती है, ट्रांसमिट होती है, फिर दोबारा वापस आती है, तो वो एक्चुअली वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में ही वापस आती है, इलेक्ट्रिकल एज बनता है आपका। इलेक्ट्रिकल यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है वो प्रोब जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ अटैच होता है, वही वहीं से फिर आपकी साउंड जनरेट हुई, साउंड ट्रेवल किया, ट्रांसमिट किया, ट्रांसमिट करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हुई, और आपके पास फिर एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज बन जाता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, या उसको आप ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर के अंदर ये डिफरेंट क्रिस्टल्स लगे होते हैं, ठीक है। तो जो अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं वो आपकी एब्जॉर्ब हो सकती हैं, वो स्कैटर्ड हो सकती हैं टिश्यू में, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टेड होती हैं वो दोबारा से उसको जो है वो डिस्टॉर्ट करती हैं, और आपके फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजरते हुए, ये ज्यादा डिटेल में आप अपने अल्ट्रासाउंड में पढ़ेंगे। और एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है कि अगर हम लोगों को कम, जिस तरह हमने मेमो में या फ्लोरो में पढ़ा था कि हम उसकी एम्पलीफिकेशन करते हैं,
तो उसमें सिग्नल की कि अगर कम सिग्नल मिल रहा है तो आप उसको एम्पलीफाई करेंगे, यानी कि उसको आप बढ़ा देंगे, तो वो अंदर जो है कह लें कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसी होती है जिसके जरिए आपको इमेज अच्छा मिल जाता है। ठीक है, तो जो अब हम लोगों को जो सिग्नल रिफ्लेक्ट हो रहा होता है वो हमें इंफॉर्मेशन है, जो सिग्नल हो रहा है वो एक तो बताता है डेप्थ, अगर कोई भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा डीप है एरिया में बने, ठीक है, करीब से, ठीक है, फिर आपको वो देता है नेचर ऑफ द टिश्यू किस तरह का है, जैसे लीवर के स्ट्रक्चर की बात, लिवर जो है टेक्सचर जो है वो कहते हैं उसको ग्रेनी सा है, तो इसमें उसका स्ट्रक्चर भी बता देता है, वो उसकी डेप्थ भी बता देता है। और दूसरा जो ज्यादातर जो रिफ्लेक्शन होती है ना वो इंटरफेसेस के दरमियान होती है टिश्यूज के, ठीक है, बिटवीन टिश्यू, यानी कि जहाँ पे फैट और मसल इकट्ठा पड़ा हुआ है, जहाँ पे बोन और मसल इकट्ठा पड़ा हुआ है, उनके दरमियान रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है? आप जिस जितनी अमाउंट में कह लें या जितने मैग्नीट्यूड पे रिफ्लेक्ट बैक होगा वही हमारे उधर इमेजनेस आएगा। जिस तरह हमने फ्लोरो के केस में ब्राइटनेस गेन की बात की कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इकट्ठे हो रहे थे एम्पलीफाई करके हमारी स्क्रीन पे आ रहे थे, इमेज उतना हमारा ब्राइट हो रहा था। ठीक है, तो जो इसमें है, इसमें जितना आपका रिफ्लेक्टेड सिग्नल आपको मिलता है, जितना मैग्नीट्यूड उसका इलेक्ट्रिकल करंट जितना प्रोड्यूस करता है, जब वो ट्रांसमिट बैक होता है यहाँ से, जब सिग्नल ट्रांसमिट बैक होता है तो वो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक इमेज मिलता है। तो जितनी उसकी जो है वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड, उतना हम लोगों को इंटेंसिटी सिग्नल की और उसकी ब्राइटनेस अच्छी मिलेगी, यानी कि हमारा अल्ट्रासाउंड का इमेज अच्छा होगा। ठीक है, जो डीप स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि अब वो ये क्या बात कर रहा है कि एक स्ट्रक्चर आपके यहाँ पड़ा हुआ है, एक स्ट्रक्चर आपका यहाँ पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कैसे नजर आएगा कि जो आपका डीप स्ट्रक्चर है वो ये, जो ये स्ट्रक्चर है बॉडी में वो आपको इसके लोअर पोर्शन पे नजर आएगा, जो अपर वाला है वो आपको अपर पोर्शन पे, जो सुपरफिशियल वाला वो पहले नजर आ जाएगा ना, तो इसलिए स्क्रीन के ऊपर। और एको में आपका हमेशा इमेज अपसाइड डाउन बनता है, आप खुद से उसको चेंज कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में ऐसा नहीं है, नॉर्मल अल्ट्रासाउंड में, लेकिन आपके एको में इमेज आपका जो है वो अपसाइड डाउन इमेज बनता है। अपसाइड डाउन का मतलब क्या होता है कि अगर आपके लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल उसकी सिमेट्री यूं होती है, अगर हम रफ सा देखें, तो जैसे नॉर्मल तो ये हो गया ना, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। ठीक है, जो आपकी एको होती है, ये सॉरी ये मैंने ऑपोजिट कर दिया, इसमें क्या होता है अपसाइड डाउन इमेज ऐसे बनता है कि आपका जो यहाँ से ये आपका आ जाएगा आरवी, ये आपका आ जाएगा आर ए, ये आपका आ जाएगा एलवी और ये आपका आ जाएगा एल ए, इस तरह आपका इमेज बनता है। स्क्रीन पे भी आपको ऐसे नजर आता है। पहले तो बच्चों को एक दो मिनट के लिए समझ ही नहीं आती है क्या बन रहा है या क्या नजर आ रहा है, तो ये याद रखना है कि इसमें नॉर्मल जो आपका अल्ट्रासाउंड है उसमें इमेज ठीक बनता है, जैसे आपने प्रोब रखा है वो वैसे ही दिखाएगा, लेकिन इसके केस में, हार्ट के केस में अपसाइड डाउन इमेज बनता है। आप उसको चेंज भी कर सकते हैं लेकिन मोस्टली नहीं, उसको इसी तरह यूज किया जाता है कि एलवी जो है वो ऊपर नजर आ रहा होता है, आरवी एलवी ऊपर और एट्रियाल जो है वो नीचे नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो हार्ट की एनेटमी है उसके अकॉर्डिंग एट्रियाज ऊपर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा आज का इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब अगर बात करें कि अगर हमारे पास डिफरेंट टिश्यूज है और उनकी रिफ्लेक्टिविटी कैसी है, वो किस तरह रिफ्लेक्ट करेंगे, तो हमारे पास एक बोन है, एक मसल है, कि वो किस किस तरह से हमें उनके इंटरफेस में, और एक एयर है, ये कह लें कि ये हमें अल्ट्रासाउंड पे कैसे नजर आएंगे, ये उस तरह से इसको ये बता। जो रिफ्लेक्टिविटी है वो बोन की आपको पता है सबसे ज्यादा हाई होती है, तो वो कैसी नजर आएगी, वाइट। जो मसल है उसकी रिफ्लेक्टिविटी लो होती है तो वो आपको नजर आएगी ग्रे।
और एयर की बिल्कुल जीरो होती है तो वो आपको नजर आएगी ब्लैक। ठीक है जी। समझ आइए यहाँ तक। यस मैम। अब ये था हमारा कि अब ये इस तरह से आप ये भी याद रख सकते हैं कि बोन हमें अल्ट्रासाउंड पे कैसी नजर आएगी, तो व्हाइट नजर आएगी। फिर मसल आपको कैसे नजर आएगा, वो ग्रे शेड में नजर आएगा। एयर आपको ब्लैक नजर आएगी। ठीक है। फिर आ जाते हैं हम इनकी फ्रिक्वेंसीज पे, कि फ्रिक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है। जो प्रोब की फ्रिक्वेंसी की बात होती है, हम उसको चेंज करते हैं प्रोब को अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, या अकॉर्डिंग टू कह लें कि आपका जो है कोई भी ऑर्गन जो है उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। हार्ट में बात करें तो हाई फ्रिक्वेंसी दो तरह के प्रोब यूज होते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी मैंने आपको बताया था किसमें यूज होते हैं। हाई की जो फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है वो होती है 5 से 7.5। ठीक है। और जो लो है वो ऑब्वियसली 5 से लेस देन होगा, तो 2.5 से 3.5। जो हाई वाला है वो आप यूज करते हैं पीड्स में, या बच्चों में कह लें, और ये आप यूज करते हैं एडल्ट्स में। वजह ये है कि इसने सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स देखने होते हैं, और बच्चों में मैंने बताया इतनी कोई फैट वगैरह नहीं होती। ठीक है, इतने कोई थिक बॉडी पार्ट्स नहीं होते उनके। ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को उसकी फ्रिक्वेंसी हाई हम यूज कर सकते हैं, तो इसलिए जो है हमें रेजोल्यूशन भी अच्छी मिलती है, लेकिन पेनिट्रेशन कम होती है। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी कम होगी तो उसकी पेनिट्रेशन ज्यादा होगी। जो ये है यानी कि वो ज्यादा डीप मूव करेगा, जो अल्ट्रासाउंड वेव्स है वो ज्यादा डीप मूव करेगी। ठीक है। तो जो हाई फ्रिक्वेंसी है वो आप बच्चों में यूज करते हैं, चिल्ड्रंस में यूज करते हैं, और वो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए यूज होता है। ये एमसीक्यू 3-4 तरह से बनते हैं इसमें, कि आपको ये क्वेश्चन कर सकता है कि अगर आपने सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स देखने हैं तो आप कौन सा प्रोब यूज करेंगे। या वो आपको क्वेश्चन कर सकता है कि अगर आप बच्चों का आपने एको करना है तो उसके लिए आप जो है वो फ्रिक्वेंसी कौन सी यूज करेंगे। ठीक है। तो क्या क्या होता है, क्या डिफरेंस है इनमें। अगर आपने बच्चों में करना है तो आप हाई फ्रिक्वेंसी यूज करेंगे, अगर आपने बड़ों में करना है यूज तो आप लो फ्रिक्वेंसी यूज करेंगे। ठीक है। आपको पता है कि वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी जो है वो इंटर रिलेटेड है, और उनका क्या कहते हैं उसको, इनवर्स रिलेशन बनता है एक तरह से। ठीक है। अगर आप देखें, जो हम लोगों ने वेलोसिटी की बात की थी तो वो मल्टीप्लाई कर रहे थे हम फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय लेमडा। ठीक है। अगर आपने इसको वेव स्पीड को आप रखते हैं तो फ्रिक्वेंसी नीचे आ जाती है, और वेवलेंथ आपकी यहाँ पे आ जाती है, तो इनका बीच में क्या बनता है डिफरेंस, ये इनवर्स। और इस तरह अगर वेवलेंथ आपकी ज्यादा है तो उसकी जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो ज्यादा होगी, अगर आपकी वेवलेंथ कम है तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड भी कम होगी। तो जो हाई फ्रिक्वेंसी प्रोब होते हैं उनकी रेजोल्यूशन बेटर होती है, और वो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप लो फ्रिक्वेंसी यूज कर रहे हैं तो उसकी वेवलेंथ तो ज्यादा होगी, फ्रिक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ तो ज्यादा होगी, ज्यादा डीप स्ट्रक्चर तक पेनिट्रेशन करेंगे, लेकिन उनकी ज्यादातर जो डिटेल है वो अच्छी नहीं होती। ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक।